नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज अपन जो है इस मनोविज्ञान विषय में जो अपना एक टॉपिक चल रहा है ना, पिछले 2-3 दिन से अपना एक टॉपिक चल रहा है। तो आज उसका जो है फोर्थ पार्ट जो है अपन उसका फोर्थ पार्ट और उसका लास्ट पार्ट जो है आज इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर जो है इसका जो है ये चैप्टर जो आप पढ़ा रहे हैं वो क्या रीड में है या नहीं है ना। तो दोस्तों ऐसा है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अपन जो है कोई सब्जेक्ट कब पढ़वाएंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने इस साइकोलॉजी की बात करते, रीड में स्टार्टिंग है चाइल्ड डेवलपमेंट से, लेकिन जब अपन को मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी नहीं है कि मनोविज्ञान क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी विधियां क्या है, ये जो है अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है, इसकी क्यों आवश्यकता है ना, तब तक अपन इनको पढ़ नहीं पाएंगे। जब तक इनको जानकारी नहीं होगी तो अपना जो सब्जेक्ट है वो जो है बढ़िया से तैयार नहीं होगा। दूसरी में सरल शब्दों में ये कहूँ तो जैसे आने वाले 1-2 दिन बाद जैसे हो सकता है चाइल्ड डेवलपमेंट अपन शुरू कर दें, लेकिन बेटा जब तक नींव नहीं भरी जाएगी ना, नींव जब अपन भर पाएंगे, नींव यदि अपनी बढ़िया से भर गई है तो आपकी साइकोलॉजी की बिल्डिंग जो है उस पर बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है ना। और कुछ प्रश्न जो है, कुछ जो चीज़ें हैं इसमें से जो मैंने आपको टॉप चैप्टर पढ़ाए 60 to 70% NCERT और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की पुस्तक से पढ़ाया है। तो जब अपने पेडागोजी शब्द आ जाता है, इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल हो जाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि अपन को जो है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनमें से कुछ भी नहीं पूछे, है ना। तो निश्चित रूप से ये सारी की सारी चीज़ें जो है रीड से रिलेटेड भी है और बाकी जो CTT है उससे रिलेटेड है, सेकंड ग्रेड से, फर्स्ट ग्रेड से, इन सब से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक्स अपने क्लियर होंगे उतना ही जो है अपन आगे बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो ये बात है, आप बिल्कुल भ्रम में न रहें, आराम से जो है जैसे अपन ने कल रात को क्विज किया था, तो क्विज में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनकी रीट में भी आने की संभावना है। उनसे मिलते जुलते कई प्रश्न जो है रीट में आ भी चुके हैं, आपको ये जानकारी में भी निश्चित रूप से है ना। तो अब अपन जो है अपन आज का जो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी है उस मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में आत्मनिष्ठ विधियां तो अपन पहले इस वीडियो में अपन ने पहली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। अपन वस्तुनिष्ठ जो विधियां हैं उसका थर्ड पार्ट और टोटल जो है मेथड्स का फोर्थ पार्ट और उसकी आज अंतिम जो विधियां हैं 1-2 वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं ना। और उसके बाद जो है अगला टॉपिक अगली क्लास में बढ़िया से डिस्कशन करते हैं, इसको भी अपन बढ़िया से डिस्कशन करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की जो अपनी जो विधि है वो विधि है समाजमिति विधि है। ये समाजमिति विधि है, इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्री मेथड, ये तो नाम बोलते हैं आप इसको, है ना। बिल्कुल सरल भाषा में आप इसको बोलते हैं सोशियोमेट्री मेथड, है ना। तो आप निश्चित रूप से क्या जान चुके हैं, समाजमिति विधि ये इसका नाम है। और नाम से आपको एक चीज तो पता चली गई होगी, है ना। इसका मतलब ये पता चल गया है कि ये कहीं ना कहीं इस विधि के अध्ययन का क्षेत्र क्या रहने वाला है, इस विधि के अध्ययन का क्षेत्र जो है वो हमारा समाज रहने वाला है ना। समाज कैसे रहने वाला है, सबसे पहले अपन नाम से तो आपको बता ही दिया मैंने कि समाज में जो है समाज के माध्यम से ही इस विधि द्वारा अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। तो अपन सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे इसके जो प्रवर्तक हैं, है ना। इसके प्रवर्तक हैं वो है जेकब लुई मोरेनो, है ना। ये जो है इसके प्रवर्तक हैं, JL मोरेनो नाम से आप इनको जानते हैं ना। JL मोरेनो जो है समाजमिति विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना। और इसका प्रवर्तन वर्ष जो है वो क्या है, प्रवर्तन इन्होंने कब किया, प्रवर्तन जो है इसको किया गया 1943 में, सन 1943 ईस्वी में जो है इस विधि का प्रवर्तन किया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें जो है जो समाजमिति विधि नाम से आई थी तब जो इनके साथ इनके एक सहयोगी और थे, है ना। तो इनके सहयोगी थे जिनका नाम था, बताएं जरा क्या नाम था इनके सहयोगी थे, कौन थे, सहयोगी थे जिकनसन, सहयोगी का नाम था जिकनसन।
जिकिंसन ने जो है इस विधि को थोड़ा सा क्या कर दिया, इस विधि को थोड़ा सा संशोधित किया था, है ना, संशोधित किया था। और संशोधित करने के बाद जिकिंसन ने ही इसका नाम परिवर्तन भी कर दिया था। नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया था, इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया था नॉमिनल टेक्निक, है ना। नॉमिनल टेक्निक जो है, नॉमिनल टेक्निक का मतलब क्या हो गया, नॉमिनल टेक्निक का मतलब हो गया नामित तकनीक। और जो है अपने डिस्क्रिप्शन में इन्होंने ये बताया था, क्या बताया था कि यह विधि जो है जो विशेष रूप से सामूहिक मनोबल मापने के काम में ली जानी चाहिए। क्या कर दिया, सामूहिक मनोबल मापने के लिए जिकिंसन ने कहा कि इसको जो सोशियोमेट्री था, हालांकि मूल नाम से ही आज भी अपन इसको मूल नाम से ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अपन को ये पढ़ना जरूरी है कि कौन सी विधि जो है वो नॉमिनल टेक्निक के नाम से भी जानी जाती है ना। तो उत्तर आ जाएगा क्या, समाजमिति विधि। समाजमिति विधि के नाम में परिवर्तन किसने किया, नाम में परिवर्तन जिकिंसन ने किया, ये हो गया। अच्छा, इसके प्रवर्तक कौन है, जी एल मोरिनो। कब जो उन्होंने परिवर्तन किया, तब आ जाएगा 1943, है ना, 1943 में जो इसका परिवर्तन कर दिया था। इन्होंने जो है कब कर दिया था, इन्होंने 1946 में 1946 में जो है इसका कर दिया था क्या, इसका नाम परिवर्तन कर दिया था। जस्ट 3 साल बाद ही इसका नाम परिवर्तन कर दिया था, है ना। तो ये 3-4 बात आप आराम से देख लीजिए। जैकब मोरिनो, जेएल मोरिनो 1943, सहयोगी कौन थे, जिकिंसन, उन्होंने 46 में नाम परिवर्तन किया, नाम रखा नामित तकनीक। और क्या बोले कि इसका विषय जो है वो जो है क्या रहेगा, इसका विषय रहेगा सामूहिक मनोबल मापना। ये इसका मुख्य कार्य रहेगा किनके अनुसार, जिकिंसन के अनुसार, है ना। तो आप आराम से इसको चेक कीजिए, देखिए जरा। अब इसको अपन मिटाते हैं और एक हल्की सी इसकी परिभाषा है वो अपन देखते हैं। इसकी परिभाषा देखनी भी बहुत जरूरी है ना, और वो परिभाषा भी जो है इसलिए महत्वपूर्ण है ना। क्यों महत्वपूर्ण परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ये परिभाषा जो दी गई है वो दी गई है ब्रॉनफेन-ब्रेनर, नाम सुना आपने, ब्रॉनफेन-ब्रेनर द्वारा जो है ये समाजमिति विधि की परिभाषा दी गई है ना। इनके नाम से आपको बिल्कुल एक चीज याद रखनी है ना। क्या याद रखेंगे आप कि ब्रॉनफेन-ब्रेनर को आप क्यों जानते हैं, जरा बताएं तो। चलिए आप आराम से मुझे कमेंट करके बता देंगे आप इनका नाम क्यों जानते हैं। अगर आप जो है जिनको ज़्यादा जल्दी है ना कि भाई जो है ये सिलेबस में है कि नहीं है ना, तो आप निश्चित रूप से जो है मुझे ये बताएंगे कि ये ब्रॉनफेन-ब्रेनर जो है इनको आप क्यों जानते हैं ना। इन्होंने बताया था कि समाजमिति विधि, बिल्कुल याद रखेंगे आप, समाजमिति विधि व्यक्तियों की समाज में स्वीकृति एवं अस्वीकृति का पता लगाकर, स्वीकृति एवं अस्वीकृति का पता लगाकर सामाजिक ढांचे एवं सामाजिक विकास का अध्ययन करती है। सामाजिक ढांचे एवं सामाजिक विकास का अध्ययन करती है। ये देखिए क्या हो गया, क्या बोलती है ये विधि, ये बोलती है कि जो व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति समाज में हैं,
उन व्यक्तियों की समाज कितना स्वीकृत करता है और कितना उन लोगों को अस्वीकृत करता है, इसका पता लगाता है। इसका पता लगाने से जो है सामाजिक ढांचे का पता लग जाता है और समाज जो है कितना विकसित है इसका भी पता लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप भी समाज में रहते हैं और मैं भी समाज में ही रहता हूँ ना, तो अपन लोग जो हैं, आप अपने समाज में कितने लोगों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, कितने लोग आपके बारे में ये बोलते हैं हाँ ठीक है बढ़िया है, कितने लोग ये बोलते हैं नहीं रे यार फालतू है बकवास है ना। इससे क्या पता चलेगा, इससे जो है कंट्रोवर्सी पता चलेगी, सामाजिक ढांचे का पता चलेगा ना कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब ज़्यादा लोग जो है आपको जो है स्वीकृत करेंगे, इसका मतलब आपकी सोशल बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी है ना। और क्या है, वो समाज भी जो है जब एक बहुत ज़्यादा लोग आपको जो है स्वीकृत करते हैं, इसका मतलब क्या है, आपका समाज जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है और समाज जो है कैसा है, विकसित भी है ना। तो आप ये परिभाषा बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, है ना। कर लिया नोट डाउन, आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्या है, अब क्या करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस विधि का प्रथम प्रयोग जो है ना, इस विधि का प्रथम प्रयोग जो है कहाँ किया गया था, इसका प्रयोग किया था अमेरिकी नौ सैनिकों का, जो बोला था ना जिकिंसन ने, अमेरिकी नौ सैनिकों का सामूहिक मनोबल मापने हेतु इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, है ना। अगर ये हालांकि इतना मोस्ट नहीं है, फिर भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि समाजमिति विधि का प्रथम प्रयोग जो वो कहाँ किया गया था। देन उत्तर आ जाएगा कहाँ, अमेरिकी नौसैनिकों का मनोबल मापने के लिए इसका प्रथम प्रयोग किया गया था। अब इसकी 2 4 5 साधारण बातें हैं वो अपन देखते हैं। बाकी कुछ जानने से पहले आप मुझे ये बताने वाले थे कि क्या है ब्रॉनफेन-ब्रेनर को आप जानने वाले थे, तो आपने बताया क्या बताया कि जो बाल विकास है ना, बाल विकास के बहुत सारे सिद्धांत है ना, उन विकास के सिद्धांतों में है एक सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, एक सिद्धांत है इकोलॉजिकल थ्योरी है ना, पारिस्थितिकी सिद्धांत। ये जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है वो पारिस्थितिकी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, वो ब्रॉनफेन-ब्रेनर के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया है ना। तो ये जो है ये शब्द आप सामाजिक स्वीकृति और अस्वीकृति याद करके ही आप किसको याद रखेंगे, ब्रॉनफेन-ब्रेनर को जो है याद रख लेंगे, है ना। एक परिभाषा इसमें आपको पर्याप्त है ना, परिभाषाएं वैसे भी आपने बहुत सारी याद कर ली है, बोलो नहीं कर लिया, हाँ थोड़ी बहुत याद करने से जो है 2 4 5 परिभाषाएं भी याद होंगी ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। कॉन्फिडेंस आएगा तो आगे जो है सवाल जो है गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेगी निश्चित रूप से, है ना। क्या बोलते हैं कि सामाजिक मनोबल तथा सामाजिक संबंध मापने की जो है ये जो है श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कहने का तात्पर्य है ये है कि किसी भी समाज में किसी व्यक्ति का आकर्षण, यानी वह कितने व्यक्तियों को आकर्षित करता है, आकर्षण व विकर्षण तथा स्वीकृति व अस्वीकृति को मापने की अर्थात जानने की यह श्रेष्ठ विधि है। अब दोस्तों अपने क्या काम आएगी भाई साहब ये विधि, है ना। अपन इसको समाजमिति विधि क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। अपने क्या काम आएगी, अपने शिक्षा में इस समाजमिति विधि का क्या काम है ना। अपन क्यों इसको पढ़ रहे हैं, है ना। अपन दोस्तों इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप जो है आप जब कक्षाओं में पढ़ाने जाएंगे सरकारी विद्यालयों में, तब आपके सामने कई प्रकार की चुनौतियां आएंगी, है ना। क्या चुनौतियां आएंगी, मान लीजिए आप जो है 5 7 साल बाद आप हेडमास्टर बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं,
तो सबसे पहले आपको जो है स्टाफ में किसी एक को लीडर बनाना होगा कि भाई जो है प्रिंसिपल तो ये हो गया, वाइस प्रिंसिपल है, ये तो पोस्ट है, लेकिन एक स्टाफ हेड बनाना पड़ता है। तब आपको वहाँ जो है उस स्टाफ में आपको जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व होता है, जो सारे स्टाफ को साथ लेके चलता है, उसको जो है आपको नियुक्त करना होगा। इसके साथ साथ आप मान लीजिए टीचर ही हैं, फिर आपको एक क्लास टीचर है ना, तो वहाँ क्लास में आपको मॉनिटर बनाना पड़ता है ना, क्लास का नेता बनाना पड़ता है। तो वहाँ आप क्या करेंगे, वहाँ भी आप वोटिंग कराते हैं, पता लगाते हैं, है ना। आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा जो है इस कक्षा में जो है ज़्यादा योग्य है और सबसे ज़्यादा लोग उसको स्वीकृत करते हैं। क्योंकि अगर आप सबसे ज़्यादा स्वीकृत किए जाने वाले विद्यार्थी को जो है मॉनिटर बनाते हैं, क्लास प्रीफेक्ट बनाते हैं, तो जो है वो कक्षा ज़्यादा अनुशासित होती है। तो आप समझिए बात को, क्या बात समझे आप, कि आपको भी और मुझे भी जो है इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। क्योंकि अपन को मॉनिटर बनाना है, अपन को स्टाफ हेड बनाना है ना, स्कूल हेड बनाना, बच्चों में भी स्कूल प्रीफेक्ट बनता है ना, गर्ल्स में अलग बनता है, बॉयज़ में अलग बनता है। तो वहाँ जो है आपको स्वीकृति और अस्वीकृति का ध्यान रखना पड़ता है, आकर्षण और विकर्षण का भी ध्यान। किसी ऐसे स्टूडेंट को जो है आप जो है स्कूल प्रीफेक्ट बना दें जिसको 10 बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है अनुशासन बनाए रखने में बिल्कुल सक्षम नहीं होगा। तो अपन को भी जो है इस विधि का प्रयोग करना होगा, इसलिए अपन जो है इस विधि को पढ़ रहे हैं, है ना। निश्चित रूप से अपने भी शिक्षक होने के नाते अपने भी ये काम की विधि है ना। और उससे क्या होगा, सोशल जो है उसका मोटिवेशन जो है वो पता चलेगा, सामाजिक संबंध भी, क्योंकि स्कूल भी एक समाज है, कक्षा भी एक क्या है, लघु समाज होता है। तो इसलिए जो है इस विधि का प्रयोग अपन को करना जरूरी हो जाता है ना। इसलिए तो अपन ने हल्का सा पता लगा लिया कि ये अपने लिए किस काम की विधि है ना, अपने लिए किस काम की विधि है। क्लासरूम मॉनिटर, स्कूल मॉनिटर, स्टाफ हेड जो है इस तरह से बनाने के लिए काम में आती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब ऐसा होता है कि जो भी इस विधि से किससे, समाजमिति विधि से अध्ययन करता है, वो जो है वो इस तरह का, देखिए आराम से, इस तरह का एक बनाता है, क्या, चौखाना बनाता है ना। और इस चौखाने में जो है जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को वह गोल घेरे में प्रदर्शित करता हुआ जाता है ना। ये इसमें व्यक्ति है ना, देखिए GHIJKL है ना, NOPQRSTUVWXYZ है ना। वो क्या करता है कि जो भी अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, ये जो ये एक समाज का दायरा है ना, और ये जो है उसके अनुसार, अध्ययनकर्ता के अनुसार ये समाज के व्यक्ति हैं। अब वो क्या करता है, वो ये पता लगाता है ना, ऐसे ही अध्ययन नहीं होता है ना, क्या करता है वो ये पता लगाता है, क्या पता लगाता है कि इस डी को बाकी जो 25 लोग हैं उनमें से कितने लोग जो है स्वीकृत करते हैं, यानी ये जो डी है ना, इस डी को कितने लोग स्वीकृत करते हैं। जो भी इनको स्वीकृत करता है, मान लीजिए वो जो है के पास गया है ना, के पास गया, वो बोलता है मैं इसको स्वीकृत करता हूँ, तो वो क्या करेगा, अपने डायग्राम में के को एरो के निशान से शो कर देगा कि ये के जो है ना तीर का निशान लगाएगा, ये इसका मतलब के क्या करता है, के डी को स्वीकृत करता है। फिर वो डी के पास जाता है, डी से पूछेगा कि भाई साहब आप इसको स्वीकृत करते हो, अर्थात आप इसको मानते हो कि ये बढ़िया आदमी है। तो डी बोलता है नहीं मैं तो नहीं मानता, मेरी नज़र में तो जो है सबसे बढ़िया आदमी जो है वो कौन है, ओ है। इसके अलावा आप मेरे से कोई और नाम पूछना चाहो तो वो जो बढ़िया नाम कौन सा वाला है, मैं एच को भी स्वीकार करता हूँ। इसके अलावा जो है आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्यू को जो है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, है ना। जे मेरा पड़ोसी है तो उसका व्यवहार मुझे ठीक लगता
नहीं है। और जो है आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे जो है कभी कभी मैं वी के घर भी जाता हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब यह है कि जो अध्ययन करता होता है वो क्या करता है, प्रत्येक को क्या करता है, ऐसे स्वीकृत और अस्वीकृत जो है करवाता रहता है। और सबके सब जो जो स्वीकृत कर रहे होते हैं सबके नाम के आगे जो है वो जो है क्या कर देता है, एरो लगा देता है। क्या कर देता है, जो जो सबसे ज्यादा स्वीकृत किया जाता है उसके नाम के आगे क्या लगाता जाता है, एरो लगाता जाता है ना। देखिए बहुत सारे एरो जो है वो लगा दिए गए हैं, है ना, ये एरो लगा दिए गए हैं ना। और इनसे बातचीत की तो इन्होंने बोला कि साहब ये मुझे तो एफ अच्छा लगता है, ई से पूछा और एफ से पूछा तो एफ बोला मुझे ई अच्छा लगता है, ई बोला मुझे एफ अच्छा लगता है। बाकी दुनिया बाढ़ में जाए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, है ना। लेकिन इनसे जब पूछा गया तो ये जो है अलग अलग जो है अपन को बताते गए कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है ना। इस तरह से जो है अलग अलग लोग जो है अलग अलग लोगों के बारे में अपनी राय देते रहे, है ना। जो है इस तरह से जो है ये जो है अपना माहौल बन गया। कौन सा वाला माहौल बना, देखो जरा, इस तरह का माहौल बन गया, है ना। ये इस तरह का माहौल बन गया, है ना। ऑलमोस्ट जो है अधिकतर जो लोग हैं उन लोगों को जो है कोई ना कोई जो है अपनी तरफ से वोट दे रहा होता है ना। अब जो है उन्होंने सभी के जो है निशान लगा दिए। और अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या पता लगाता है, अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस सोशियोग्राम से, ये जो पूरा जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस पूरे डायग्राम को जो है इस इसको बोलते हैं समाजमिति विधि के इस पूरे के पूरे डायग्राम को जो है क्या नाम दिया गया है, इस पूरे के पूरे डायग्राम को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है सोशियोग्राम, है ना। सोशियोग्राम ये नाम है। और इस सोशियोग्राम में अध्ययन करने के बाद अध्ययनकर्ता 4 प्रकार की संकल्पनाएं साथ लेके आता है ना। चारों संकल्पनाएं मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली संकल्पना लेके आता है वो लेके आता है स्टार, ठीक। दूसरी संकल्पना जो लेके आता है वो लेके आता है वो सेकेंडरी स्टार। तीसरी जो संकल्पना लेके आता है वो लेके आता है आइसोलेट। और चौथी जो संकल्पना लेके आता है वो लेके आता है स्कीज। ये 4 संकल्पनाएं दोस्तों वह लेकर आता है कौन, अध्ययन करता है। हमारे समाज में भी, हमारी कक्षा में भी इस तरह का काम होता है ना। अपन भी जब मॉनिटर बनाएंगे तो इस तरह का अध्ययन अपन कर सकते हैं। अब जो है स्टार क्या बोलता है, जरा बताएं तो स्टार क्या बोलता है। स्टार ये बोलता है कि वह व्यक्ति जिसको इस प्रकार की वोटिंग में सर्वाधिक तीर के निशान मिले हैं, इस प्रकार की वोटिंग में सबसे ज्यादा जिसको क्या मिले हैं, तीर के निशान मिले हैं, वह जो है इस सोशियोग्राम का यानी इस समूह का स्टार है। और स्टार का मतलब क्या है, वह जो है इस सामाजिक समूह का नेता है। अब आप जरा बताएं मुझे कि इस का नेता जो है वो कौन हो सकता है, कौन है इसका नेता, जरा मुझे बताएं तो। सबसे ज्यादा तीर के निशान किसको मिले हैं, डी को मिले हैं। डी को मिलते हैं तो डी को अपन गिन लेते हैं, डी को तो 1 और 2 ही मिला है ना। फिर एल को देखते हैं, 1 2 3 4 5 एल को मिले हैं। एस क्यू को 1 2 3 4 क्यू को मिले हैं, है ना। 1 2 3 जो है वो यू को मिले हैं ना, और ज्यादा मिले नहीं है किसी को, है ना। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो है ये जो एरो के निशान जो है वो मिले हैं किसको, एन को जो इतने 11 निशान मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एन जो है वो इस सोशियोग्राम समूह का, इस सामाजिक समूह का एन जो है वो स्टार है, एन जो है इसका नेता है। बात हुई क्लियर, पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये होगी सेकेंडरी स्टार। दूसरी संकल्पना क्या बोलती है, दूसरी संकल्पना बोलती है सेकेंडरी स्टार। सेकेंडरी स्टार का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी स्टार का मतलब हो गया
द्वितीयक नेता, है ना, द्वितीयक नेता हो गया, या फिर क्या हो गया, उपनेता हो गया। उपनेता मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको नेता से स्टार से जस्ट कम, स्टार से जस्ट कम यानी जो इसको 2 नंबर पे सर्वाधिक के बाद जो 2 नंबर पे जो तीर के निशान मिलते हैं वो जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेकेंडरी स्टार, है ना। आपके इस सोशियोग्राम में अपन ने जो सोशियोग्राम बनाया है, इस सोशियोग्राम में आप देखिए कि किसको जो है एन के बाद सर्वाधिक एरो मिले हैं। तो जहां तक मेरा सोचना है एन के बाद जो सर्वाधिक एरो मिले हैं वो मिले हैं किसको, एल को, है ना। तो एल जो है ये तो हो गया राष्ट्रपति, है ना, और ये हो गया क्या, उपराष्ट्रपति, है ना। कहने का मतलब ये तो नेता हो गया और ये क्या हो गया, उपनेता हो गया। ये बात तो समझ में आ गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद जो है तीसरी संकल्पना भी इन्होंने बताई है। तीसरी संकल्पना क्या बताई है, तीसरी संकल्पना बताई है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, आइसोलेट का मतलब ये होता है न तो उदो का लेना न मादो का देना, है ना। उदो को देना और मादो का देना का मतलब क्या है कि उसको न तो वो किसी को पूछता है और न कोई उसको पूछता है। कहने का मतलब अपने हाल में ही मस्त रहने वाला। उससे पूछेंगे कि भाई क्या तू इस समाज में जो 25 लोग हैं उनमें से किन किन को अच्छा मानता है, कौन कौन ठीक है, तो बोलेगा मेरी तरफ से सभी ठीक है, मेरी तरफ से कोई ठीक नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी 25 से भी उसके संबंध में बात की जाएगी तो बोलेंगे भाई न तो हम उसको जानते हैं न वो हमें जानता है ना, न कभी हम उसके घर जाते हैं न वो कभी हमारे घर आता है। तो बात क्लियर हो गई। कहने का मतलब वो जो है बिल्कुल अपने आप में मस्त है, बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल आइसोलेट है ना। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, आइसोलेट का मतलब होता है एकाकी, यानी जिसको इस समूह में न तो उसने किसी को एरो का निशान दिया है ना उसको किसी ने एरो का निशान दिया है, वो व्यक्ति जो है क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति कहलाएगा आइसोलेट या एकाकी। इन 26 वर्ण में आप देखिए कैरेक्टर जो दिए हैं उनमें से कौन सा एक व्यक्ति ऐसा है जो आइसोलेट, आपको नजर आ रहा है कोई, ढूंढ निकाला क्या आपने आइसोलेट को। आइसोलेट तो आजकल बड़ा फेमस शब्द हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पहचाना है। आइसोलेट जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है भाई साहब ये बैठा आइसोलेट। ये बैठा कौन, ये जो मिस्टर वाई हैं, वाई जो है मिस्टर वाई जो है वो बिल्कुल एकाकी है। ये न तो कहीं किसी के पास जाते हैं और इनमें से भी इनके पास कोई भी नहीं आता है, ये अपने आप में मस्त है। ये अपने पास तीसरा प्रकार हो गया। चौथा प्रकार क्या बोल रहा है, चौथा प्रकार ये बोल रहा है, चौथा प्रकार क्या बोल रहा है, चौथा प्रकार ये बोल रहा है क्या कि 2 लोग ऐसे हैं इस समूह में, 2 लोग ऐसे हैं जो है आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, है ना, कि भाई अपन को तो क्या करना है, जो है तू मुझे वोट दे देना और मैं तुझे वोट दे दूंगा, है ना। मारवाड़ी में कहा देना आरे मारा सपम पार्ट मतन चाटू। तो वो वाली उन्होंने जो यथार्थ करी है, क्या बोले हैं, ये बोले हैं कि जो है हम तो जो है आपस में जो है कोई काम होता है तो वो आपस में वो इसके आ जाता है और वो उसके चला जाता है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। बाकी वाले भी यही बोलते हैं कि यार उनकी दोनों की तो अपनी डफली है, अपना राग है, अपन तो उनके वहाँ न तो जाते हैं न वो हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन दोनों में बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी है ना। तो इस ग्रुप में जो है आप देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनमें आपस में बॉन्डिंग है ना, केवल वो आपस में जो है एरो के निशान बना के और आराम से बैठे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। ये देखिए यहाँ आप आएंगे, यहाँ देखिए आएंगे आप, है ना, ये जो स्थान है ई एफ को लाइक कर रहा है, एफ जो है वो ई को लाइक कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों जो हैं ये हो गए चिकीज। चिकीज का मतलब हो गया है जत्था, इसको बोलते हैं क्या, जत्था। जत्थे में कौन कौन हो गए, ई हो गया और एफ शामिल हो गया। तो ये ई और एफ जो है वो जत्थे में शामिल हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ये सोशियोग्राम का चार्ट आपके नोटबुक में पहले से है या नहीं है, नहीं है तो आप इसको जो है नोटबुक में भले ही नहीं उतारें लेकिन आप माइंड में इसको जरूर से उतार लें, कहीं ना कहीं जो है इसके प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं बेटा, प्रश्न जो है मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। आजकल जो है कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता, इतना बड़ा जो है डायग्राम बना के भी जो है और इस तरह से चिन्ह लगा के
आपको जो है इन चारों में से कोई एक सवाल पूछा जा सकता है ना। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि समाजमिति विधि में स्टार का मतलब क्या है, समाजमिति विधि में सेकेंडरी स्टार का मतलब क्या है, आइसोलेट का मतलब क्या है, चिकीज का मतलब क्या है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर क्या पूछा जा सकता है, 1 2 3 4 इनमें से कोई चारों में से एक शब्द को कोई छुपा लेगा और क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समाजमिति विधि से जुड़ा हुआ नहीं है, सोशियोग्राम शब्द से जुड़ा हुआ नहीं है। ये पूरा डायग्राम बना के और ये चारों शब्द देखे ये पूछ लेगा कि इसको जो है समाजमिति की भाषा में क्या बोला जाता है ना। तो आराम से जो है आप इसको देख लीजिए। स्टार जो है वो नेता होता है, सेकेंडरी स्टार जो उपनेता होता है, आइसोलेट जो बिल्कुल एकाकी होता है ना, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, कोई दो लोग जो आपस में एक दूसरे से मतलब रखते हैं उनको जो है चिकीज या जत्था कहा जाता है ना। आराम से इसको आप देख लीजिए। और जब भी कभी आपको जो है अध्ययन करने का मौका मिले, क्लास में जो है आपको जो है अगर मॉनिटर बनाने का मौका मिले और आप जो है बिल्कुल निर्णय नहीं ले पाए, तब आप जो है इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ये सोशियोग्राम बना सकते हैं अपने 40 स्टूडेंट का, उनको एक एक को बुलाकर जो है उनसे पूछ सकते हैं और जो है तीर के निशान आप लगाकर जो है क्लास का नेता चुन सकते हैं। तो वहाँ जो है ये समाजमिति विधि जो है हमारे बहुत काम आती है। तो आराम से इस सोशियोग्राम को एक बार आप समझ लीजिए, फिर जो है अपन आगे बढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो सोशियोग्राम के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाए सोशियोग्राम क्या होता है, तो अब क्या बताएंगे कि समाजमिति विधि में अध्ययन के दौरान विभिन्न घटकों को जिस आरेख के माध्यम से समझाया जाता है ना, आरेख के माध्यम से निरूपित किया जाता है, तो वो आरेख क्या कहलाता है, वो आरेख जो है समाजमिति सोशियोग्राम कहलाता है ना। तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। आई होप कि ये छोटी सी विधि है, हालांकि आपके समझ में आ गई होगी। हाँ, आराम से आप इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से। आई होप कि आपने बढ़िया से देख लिया होगा, है ना। अब अपन इसको तो मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, आगे अपन चलते हैं, है ना। तो ये हो गया। और एक बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, उसके बारे में भी थोड़ा सा क्या करते हैं अपन पढ़ लेते हैं ना। अगली जो विधि अपन पढ़ने वाले हैं वो विधि है अपनी प्रश्नावली, प्रश्नावली विधि, है ना। प्रश्नावली विधि इसको बोलते हैं अपन क्वेश्चनेयर मेथड, है ना। प्रश्नावली विधि, है ना। समझ गए आप, प्रश्नों का एक पूरा संग्रह और उसके माध्यम से जो है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना, है ना। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, प्रश्नावली विधि। दोस्तों एक दो चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर मान लो कभी आपसे पूछे कि जो पढ़ाने की एक प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्न पूछ कर उत्तर प्राप्त करना, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन माने जाते हैं, देन आप क्या चले जाएंगे, सुकरात चले जाएंगे। अच्छा, ये मान लीजिए प्रश्न पूछ लिए कि बाल विकास अध्ययन पर, बाल विकास अध्ययन पर पहली प्रश्नावली किसने तैयार करी, है ना। तब आप क्या बताएंगे, तब आप बताएंगे क्या, जरा बताएं तो ये उत्तर बताएंगे आप, स्टैनली हॉल, है ना। स्टैनली हॉल सर ने जो है बाल विकास अध्ययन पर पहली प्रश्नावली तैयार की थी। तो ये भी आपको बात याद रख लेनी है, निश्चित रूप से ये बात आपको याद रख लेनी है। प्रश्नोत्तर, प्रश्न पूछकर, कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा आपने YouTube पर भी देखा होगा ना, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछकर जो है उत्तर बता देते हैं, वही उनका जो है वो भी पढ़ाने का तरीका है, प्रश्न पूछकर उत्तर बता देना, या फिर प्रश्न पूछ लेना और उत्तर सामने वाले से जो है ले लेना। ये भी कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। और बाल विकास पर जो पहली प्रश्नावली तैयार करी है वो करी है इन्होंने स्टैनली हॉल ने ना, जिनको बाल विकास का प्रारंभ करता क्या, अध्ययन करता के रूप में भी आप जानते हैं, है ना। तो प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन,
वुडवर्थ कौन माने जाते हैं? वुडवर्थ सर जो है इस प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका क्या मानना है? वुडवर्थ सर का क्या मानना है? उनका मानना है कि किसी व्यक्ति का अध्ययन करने हेतु जिस पक्ष का अध्ययन करने हेतु उससे संबंधित प्रश्न बनाकर उसके पास किसके पास? उस व्यक्ति के पास भेजकर उत्तर प्राप्त किए जाने चाहिए। यानी कि आपको तो क्या करना है? आपको तो सिर्फ क्या बनाना है? आपको सिर्फ जो है प्रश्न बनाना है ना। प्रश्न बना के प्रश्नावली भी क्या प्रकार की होगी? क्या होगी? खुली प्रश्नावली होती है, खुली प्रश्नावली भी होती है, बंद प्रश्नावली भी होती है ना। बंद प्रश्नावली में तो क्या होते हैं? बंद प्रश्नावली में तो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना। तो जो है अगला उसमें तो ऑप्शन चुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन खुली प्रश्नावली में क्या होता है? खुली प्रश्नावली में जो है जो विवरणात्मक और निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें जो है व्यक्ति खुलकर जो है अपने भाव जो है प्रकट कर सकता है ना। तो वही जो है क्या मानी है? वही दोनों प्रकार की प्रश्नावली का इन्होंने जिक्र किया और इनका मानना है कि प्रश्न भेज देने चाहिए और फिर जो है वो अपने हिसाब से व्यक्ति जो है उनके उत्तर लिख के भेजेगा और उनका अध्ययन करके जो है उसके व्यवहार का आप अध्ययन कर सकते हैं। ये जो है प्रश्नावली विधि के बारे में वुडवर्थ ने बताया। लेकिन दोस्तों अगर कभी भी प्रश्न ऐसा आ जाए है ना, क्या प्रश्न आ जाए कि प्रश्नावली विधि के धुर विरोधी कौन माने जाते हैं, है ना, तो प्रश्नावली विधि के घोर जो विरोधी हैं वो आपके सबसे फेवरेट व्यक्ति हैं। क्रो एवं क्रो को क्या माना जाता है? प्रश्नावली विधि का घोर विरोधी माना जाता है। क्यों माना जाता है? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि एक बार मैं मिटा देता हूँ, है ना। क्रो एवं क्रो को क्या माना जाता है? प्रश्नावली विधि का घोर विरोधी माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए बता देता हूँ, है ना, इसलिए बता देता हूँ कि इनका मानना है कि आप जो है प्रश्न बनाकर भेजते हैं, ठीक है, आपने प्रश्न बनाकर भेज दिया, ठीक है। अब जो है जो प्रश्न बताने वाला है, उत्तर बताने वाला है ना, प्रश्न उत्तर बताने वाला जो व्यक्ति है, उत्तर बताने वाले व्यक्ति के प्रश्न जो है क्या हो जाए? समझ में ही न आए। पहली बात तो उन्होंने ये बताई। या फिर गलत प्रकार से समझ में आए, गलत प्रकार से समझ में आए, है ना। या फिर वो अपनी भावना के अनुसार प्रश्नों को समझे, भावना के अनुसार प्रश्नों को समझे, है ना। मुझे एक जो है उदाहरण हल्का सा याद आ रहा है, बता देता हूँ आपको, है ना। मतलब क्या क्या हो सकता है ना। एक बार क्या होता है, एक बार जो है कोई एक सज्जन जो है किसी मिठाई की दुकान पर जो है जलेबी खाने आते हैं ना, और जलेबी खा के और जो है वो नल पे हाथ धो रहे होते हैं। तभी उन्होंने देखा, क्या देखते हैं कि जो दुकान का मालिक है ना, तो उसके जो कोई दही पे जो है कौवा आके बैठ जाता है ना, और वो जो है एक पत्थर फेंकते हैं तो जो है वो कौवा बेचारा उस पत्थर का शिकार हो जाता है और मर जाता है। तो वो जो है थोड़े से जो है कवि टाइप के व्यक्ति थे, तो उन्होंने जो है वहाँ हाथ धोते ही जो है एक लाइन लिख दी। क्या लिख दी लाइन? देखो, लाइन लिख दी, काग दही पर जान गवायो। क्या लाइन लिखी दोस्तों? अन्यथा नहीं लेना, मैं इसको आपको समझाने की बात करता हूँ। कोई व्यक्ति जो है अदर सेंस में इसको कैसे ले सकता है ना। तो क्या लिख दिया? काग दही पर जान गवायो, ये लिख के वो तो वहां से हाथ धो के पेमेंट करके चले गए। अब थोड़ी देर में जो है क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति वहां आया जिसने कागजों में हेराफेरी करके
और जो है बहुत सारे पैसे गबन किए, और जो है उसका गबन पकड़ा गया, और जो है वो बेचारा 10-15 साल की जेल काट कर जो है वो जेल से सीधा वहाँ दुकान पर आया, और आते ही जो है वो पानी पी रहा था ना, पानी पी रहा था, घर जाने के लिए निकल रहा था, तो पानी पीने की सोची, तब जो है उसने ये लाइन देखी है ना, ये लाइन देख के और जो है उसको बड़ी मतलब ऐसे अंदर से आत्मग्लानि हुई। कारण क्या हुआ कि उसने ये बात नहीं पढ़ी है ना, उसने जो है क्या पढ़ी, उसने इसको ये पढ़ा, कागज ही पर वही बात वही है, जान गवायो, है ना। तो उन्होंने तो पढ़ा काग यानी कौवे ने दही पर जान गवा दी, है ना। उन्होंने क्या पढ़ा, कागज, कागज का मतलब कागज, कागजों में हेरा फेरी की, कागज ही पर क्या गवायो, जान गवाया। कागज ही पर उसने जो है कागज था उसमें हेरा फेरी करके और बेचारा 15 साल की जेल काट के वापस आया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब जो है एक कोई मजनू टाइप का व्यक्ति था जो है कहीं से जो है पिटा के आया था, है ना। लैला के घर वालों ने उसकी खूब पिटाई कर दी थी, तो पिटाई करके बेचारा जो है वो जो है सुताई खूब हुई थी, तो मुंह वहाँ धो रहा था, और मुंह धो रहा था तभी जो है उसकी अचानक आंख खुली, और आंख खुलते ही उसने देखा, अरे यार क्या बात लिख दी है ना। उसने जो है कुछ इस तरह से पढ़ा, क्या पढ़ा, उन्होंने पढ़ा कागज ही पर जान गवायो। क्या पढ़ा देखो जरा, उसने क्या पढ़ा, उसने ये पढ़ा क्या, वो देखिए ये का है, ये ग है, ये द है, ये ही है ना। तो बात तो सारी की सारी वही है ना। केवल जो है प्रश्नावली विधि में जो क्रो ने बात की है उसके समर्थन में आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने क्या पढ़ा कि का गदही पर जान गवायो भाई, है ना। तो क्या लिखा, का गदही पर जान गवायो, कभी तो मारे डालते, है ना। तो निश्चित रूप से जो है उनका कहना क्या है कि जो है भावना के अनुसार या गलत प्रकार से जो उसका अर्थ भी अपन समझ सकते हैं। तो इस उदाहरण से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आई होप कि आप समझ भी गए होंगे ना, ऐसी बातें जल्दी समझ में आ जाती है। जो है क्या लिखा, भावना के अनुसार प्रश्नों के उत्तर समझे। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, दूसरी बात इन्होंने बताई कि हो सकता है कि उत्तर जो है उत्तर देने वाला कोई और व्यक्ति हो, यानी जिस व्यक्ति के पास प्रश्नावली भेजी गई है वो व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर दे ही नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति उनके उत्तर दे, तब भी ये प्रश्नावली विधि जो है वो ठीक नहीं होती है। फिर भी दोस्तों इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी प्रश्नावली विधि जो है आप भी जो है जो प्रश्न पत्र देंगे तो वो भी प्रश्नावली विधि के माध्यम से देंगे। आज टेस्ट होगा वो भी उसी विधि से होता है। कुछ कमियां हैं लेकिन उसके बावजूद भी प्रश्नावली विधि जो है अपने आप में क्या है, अपने आप में वुडवर्थ द्वारा दी गई एक बड़ी खूबसूरत जो है विधि है ना। तो इन कमियों को दरकिनार करते हुए भी प्रश्नावली जो है आज भी जो है बिल्कुल सर्व मान्यता के साथ प्रचलित विधि है ना। तो दोस्तों आज जो है अपनी क्लास में अपन ने दो ही विधियां डिस्कस करी, एक समाजमिति विधि डिस्कस करी है, खूब बढ़िया से आपने उसको समझा। दूसरी जो विधि डिस्कस की है कौन सी वाली की है, दूसरी वाली कर दी अपन ने प्रश्नावली विधि, है ना। तो ये दोनों विधियां डिस्कस हो गई है, और इन दोनों विधियों के साथ ही हमारा जो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी का जो चैप्टर था ना वो ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गया है ना। तो अगर आपको फिर भी कोई ऐसा लगता है कि गुरुजी हमें वो विधि पढ़नी है, वो विधि जो है आप हमें दोबारा से आप समझाएं, या कोई आपको कहीं दिक्कत आ रही है कोई समझने में, या कोई ऐसी विधि जो आपने जो है पढ़ रखी है आपके समझ में नहीं है, मैं उसको यहाँ नहीं बता पाया हूँ, तो वो भी आप मुझे ज़रा इन्फॉर्म कर दें ताकि आपको कहीं किसी क्लास में जो है वो भी आपको मैं बता दूं, है ना। बाकी आप जो है कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कल एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद।